ओके, तो पहले देखते हैं बेसिकली रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल में तुमको पता होगा कि बेसिकली पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कोई भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इस तरह से रहता है, उसका वेदरिंग होता है, ठीक है, वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, फिर वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, या रिगोलिथ कहते हैं उसको। फिर क्या होगा, वो रिगोलिथ, वो सेडिमेंट क्या होगा, धीरे धीरे कहीं पे एक जगह पे जाके डिपोजिट होंगे। तो बेसिकली वो इरोजन एंड डिपोजिशन होने के बाद वो बन जाएंगे सेडिमेंट्स में। फिर सेडिमेंट्स क्या होंगे, बरियल एंड सीमेंटेशन कॉम्पैक्शन होगा उनका, डायाजिनेसिस, इसको कहते हैं डायाजिनेसिस, जिसमें बरियल होता है, सीमेंटेशन होता है एंड कॉम्पैक्शन, बरियल कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन की वजह से, ठीक है, डायाजिनेसिस के होने की वजह से यू विल फाइंड दिस सेडिमेंट्री रॉक। तो कोई भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इट मे बी कंपोजिशन वाइज या रॉक टाइप वाइज, यू कैन से कोई भी इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इवन सेडिमेंट्री रॉक, दे गॉट द सेडिमेंट्स और द रॉक इरोड होने के बाद या वेदरिंग होने के बाद वो रिगोलिथ या सॉइल में कन्वर्ट होता है, या छोटा छोटा सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, जो वेरियस साइज का हो सकते हैं, बोल्डर ग्रेवल साइज के हो सकते हैं, सैंड साइज के हो सकते हैं, क्ले साइज के होते हैं। तो क्ले, ग्रेवल्स, सैंड, दीज आर साइज ऑफ सेडिमेंट्स, दीज आर नॉट रॉक, ठीक है। पहली बात यह है, छोटा छोटा चीज, ग्रेवल, सैंड, क्ले, सिल्ट, silt and clay, silt and clay, these are basically the sediments, sediment, ठीक है, these are not rocks, ठीक है। तो इसको साइज वाइज हम लोग कहते हैं ग्रावेल साइज, तो उसका एक पर्टिकुलर रेंज है अकॉर्डिंग टू द 5 स्केल, और यू कैन से mm स्केल, मिलीमीटर स्केल, द डायमीटर, उसके बेसिस से ये ग्रावेल साइज, सैंड साइज, सिल्ट साइज, क्ले साइज, इस तरह का सेडिमेंट्स है। दीज आर सेडिमेंट्स। जब ये कॉम्पैक्टेड होंगे इस तरह से, ये सेडिमेंट में कन्वर्ट हुआ यहाँ पे इरोजन एंड वेदरिंग के वजह से, फिर उसमें क्या होगा, बरियल एंड सीमेंटेशन कॉम्पैक्शन होगा, जिसको डायाजिनेसिस कहते हैं। तो क्या होगा, ये ग्रेवल साइज का कंपोनेंट जो भी होंगे वो डायाजिनेसिस के बाद सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे। तो कौन सा सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ग्रेवल साइज से मोस्टली कॉन्ग्लोमरेट। सैंड साइज से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक बनता है, दैट इज सैंडस्टोन। उस तरह से सिल्ट एंड क्ले से क्या बनता है, मोस्टली यू विल फाइंड सेल रॉक, ठीक है। तो दीज आर रॉक्स, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन, बेस्ड ऑन योर केमिकल कॉम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू होगा, केमिकली प्रेसिपिटेट होगा, तो उस रॉक को कहा जाएगा, इफ इट इज हाईली रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, देन उसको कहा जाएगा कार्बोनेट्स रॉक, या MgCO3 या CaCO3, कोई भी, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, उसके हिसाब से रहेगा। उस तरह से कुछ केमिकली प्रेसिपिटेड रॉक हैं, चर्ट वगैरह है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक में आते हैं। तो बेसिकली जो टेरिजिनियस रॉक, उसके बारे में देखेंगे तो हम लोग यहाँ ग्रेवल साइज जो कि कॉन्ग्लोमरेट, सैंड साइज जो कि सैंडस्टोन, एंड सिल्ट एंड क्ले साइज का सेल रहता है। तो दीज आर रॉक्स एंड दीज आर सेडिमेंट्स। तो ये क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिज्म होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, तो वो बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक मेल्टिंग होगा, उसका पार्शियल मेल्टिंग होगा, अनाटेक्सिस पॉइंट में होते हैं पार्शियल मेल्टिंग, मैग्माटाइट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेल्टिंग होने के बाद वो फिर से मैग्मा बन जाएगा। फिर मैग्मा इंट्रूजन वोल्केनिज्म से फिर से सॉलिडिफाई, क्रिस्टलाइजेशन, कूलिंग के वजह से यू विल फाइंड इग्नियस रॉक। देन इग्नियस रॉक टेक्टोनिकली ऑपलिफ्ट होता है, देन वेदरिंग फिर से शुरू हो जाता है। तो वेदरिंग के वजह से या इरोजन की वजह से यू हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ रॉक दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। The sedimentation is the scientific study of only modern sediment and sedimentary process that exclude subject of diagenesis, fluid dynamics, sedimentary transport and sedimentary structures. So these are some definition. The sedimentary stratigraphy, this is a broad subject जिसमें ये sedimentation आता है, sedimentary petrology आता है, facies analysis आता है, stratigraphy आता है। उस whole topic को हम लोग कहते हैं sedimentology.
तो सेडिमेंटोलॉजी इज ए टॉपिक जिसमें ये सब आएंगे, सब टॉपिक है बेसिकली दिस सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, जो कि पेट्रोग्राफी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना, पेट्रो पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिस्कस करना है, उसको कहते हैं सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी। सेडिमेंटेशन इज द बेसिकली स्टडी ऑफ द सेडिमेंट्री प्रोसेस। फेसिस एनालिसिस मतलब एनवायरमेंट का प्रेडिक्ट करना, मॉडल बनाना, सी लेवल चेंज की फेसिस डायग्राम बनाना, सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी, ये सब आते हैं दिस फेसिस एनालिसिस में। देन स्ट्रैटिग्राफी, तुमको पता है स्ट्रैटिग्राफी, स्टडी ऑफ द स्ट्रैटा रॉक्स, दे आर स्पेशियल, यहाँ पे है सब कुछ, ठीक है। सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, पहले पेट्रोलॉजी क्या है, द पेट्रोग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड जेनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जिसका क्लाइमेट, पालियोसिनोग्राफी, डायजेनेसिस, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, ये सब स्टडी करना, उसको कहते हैं सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी। मतलब कॉन्ग्लोमरेट के बारे में, सैंडस्टोन के बारे में, उसका जेनेसिस कैसा है, कौन सी मिनरल से बना है, किस तरह के बना है। जैसे बहुत सारे कॉन्ग्लोमरेट है, इंट्राफॉर्मेशनल, एक्स्ट्राफॉर्मेशनल, ओलिगोमिक्टिक, पॉलीमिक्टिक कॉन्ग्लोमरेट, तो दूज फिर उनका क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, ये सब आता है सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में। स्ट्रैटिग्राफी क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ स्ट्रैटा एंड देयर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, पालियोजियोग्राफी, पालियोइकोलॉजी, सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट, वो सब स्ट्रैटिग्राफी है, ठीक है। फेसिस एनालिसिस मतलब फेसिस, यहाँ पे जैसे मेटामॉर्फिक फेसिस मतलब हम लोग पीटी टेम्परेचर को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी पीटी ग्राफ में बेसिकली हम लोग कुछ सेट ऑफ मिनरल्स को लेके हम लोग एक पीटी रिजीम प्रेडिक्ट करते हैं, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक फेसिस। जिस तरह से जियोलाइट फेसिस पहले रहता है, प्रेनाइट, पंपेलाइट, देन एम्फीबोलाइट, ग्रेनसिस्ट, एम्फीबोलाइट, ग्रानुलाइट, तो ये एक रिजीम है जहां पे कुछ मिनरल वहां पे स्टेबल रहते हैं बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उस पर्टिकुलर सेट और असेंबलीज ऑफ मिनरल्स को देख के हम बता सकते हैं कि whether this rock is subjected to any amphibolite phases of metamorphism or granulite phases of metamorphism, हम बता सकते हैं। तो that is metamorphic phases. But sedimentary phases means it is the study of modern and fossil environment. तो बेसिकली तुम यहाँ पे एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करोगे इस सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री फेसिस एनालिसिस में। मॉडल प्रेडिक्ट करना, सी लेवल चेंजेस को प्रेडिक्ट करना, पालियो क्लाइमेट, टेक्टोनिक्स प्रेडिक्ट करना, ठीक है, वो सब आता है फेसिस एनालिसिस में। जिस तरह से अगर कोई भी टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स मिलेंगे, यंग लेस मैच्योर रॉक मिलेगा, लेकिन जहां पे टेक्टोनिकली स्टेबल है कोई भी एनवायरमेंट, तो वहां पे तुमको मोर मैच्योर रॉक मिलेंगे, राउंडेड शेप मिलेगा। तो उस तरह से ये जो एनालिसिस प्रेडिक्शन करना बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, तो उसको कहते हैं फेसिस एनालिसिस, एनवायरमेंट को प्रेडिक्ट करना। तो बेसिकली दीज आर सब टॉपिक ऑफ सेडिमेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी। अगेन दिस ओरिजिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट, ये भी वही रॉक साइकिल है। जैसे यहाँ पे ओरिजिन, दिस इज द हिमालय, लेट्स से दिस इज हिमालय रीजन। यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड मोर इंटेंस वेदरिंग एंड इरोजन ड्यू टू दिस टोपोग्राफी एंड ऑल। तो उसके वजह से यू विल फाइंड द रिवर एक्शन, उसके वजह से तुमको यहाँ पे इरोजन, वेदरिंग, वो सब ज्यादा मिलेगा। धीरे धीरे तुम जब प्लेन में आओगे, ठीक है, इट इज द माउंटेन रीजन्स, धीरे धीरे तुम प्लेन्स में आओगे तो यू विल फाइंड ट्रांसपोर्टेशन एंड सेडिमेंटेशन। देन एट लास्ट व्हेन ये जो रिवर जब ये सी में मिल जाएगा, वहां पे क्या मिलेगा, डिपोजिशन मिलेगा, ठीक है, मोस्टली इट इज डिपोजिशन, वो सब मिलते हैं। तो पहले यंग फीचर तुमको यहाँ पे मिलेंगे, गॉर्जेस, ठीक है, वाटरफॉल्स, मैच्योर स्टेज में वाटरफॉल, डीप वैली, वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली, ये सब मिलेंगे वहां पे यंग स्टेज में। धीरे धीरे तुमको ये वाटरफॉल, कैस्केड्स, ये सब मिलेगा मैच्योर स्टेज में। ओल्ड स्टेज में यू विल फाइंड डेल्टा। तो दीज आर सेडिमेंट्री origin and transport of sedimentary material. Again, based on your this is a basically a potential soil erosion in Europe. तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड इस तरह से मैप बनाया गया है बेस्ड ऑन योर डाटा जो वेदरिंग एंड इरोजन को अफेक्ट करते हैं. बहुत सारे डाटा हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, वो अफेक्ट करता है. डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट वेदरिंग प्रोसेस देखने के लिए मिलते हैं. वाटर अवेलेबिलिटी, उस तरह से स्लोप,
टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से ये डाटा को बेस करके ये यहाँ पे मैप बनाया गया है। देखा गया है कि कुछ कुछ रीजन में तुमको मोर इंटेंस वेदरिंग देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ रीजन में लाइट वेदरिंग देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली दिस इज द वाटर इंड्यूस्ड वाटर इरोजन, ये उसका मैप है। तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बुक्स में नोट्स में था तो यहाँ पे लिख दिया। देन गोल ऑफ सेडिमेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी क्या है? द एनेबल द जियोलॉजिस्ट और यू टू इंटरप्रेट वर्टिकल एंड लैटरल रिलेशनशिप ऑफ सेडिमेंट्री स्ट्रैटा। तो वर्टिकली किस तरह से रिलेशनशिप है, जैसे कोई भी सेडिमेंट पहले इस तरह से बेसिन है, लेट्स से दिस इज आवर रिवर, आके इस तरह से स्मॉल सी बेसिन में आके डिपॉजिट कर रहा है रिवर। तो रिवर जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगा तो पहले क्या होगा, यू विल फाइंड द कोर्सर सेडिमेंट्स डिपॉजिट पहले होगा, फिर थोड़ा सा फाइन, फिर और फाइन आएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस ऑफ डिपॉजिट होते हैं जनरली इन टर्म। अगर कोई भी इस तरह से एनर्जी का इन्फ्लुएंस नहीं है या सी लेवल का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है तो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ सेडिमेंट्स, नॉर्मल ग्रेडिंग सेडिमेंट्स मिलेगा तुमको, पहले कोर्स, फिर और थोड़ा ये, फिर फाइनर। तो ये जो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए तो ये डिफरेंट क्या करेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन बनाएंगे, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन बनाएंगे, डिफरेंट रॉक टाइप्स बनाएंगे। तो दीज आर बेसिकली वर्टिकल, यस दीज आर वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रैटा। सिमिलरली जब ये सी लेवल राइज होता है, सी लेवल फॉल होता है, ठीक है, उसके वजह से यू विल फाइंड लैटरल वेरिएशन, ठीक है, जिस तरह से तुमको पता है इन द इफ इट इज ए सेल्फ देन स्लोप देन राइज, तो यहां पे क्या होगा, लैटरली यू विल फाइंड इन द सेल्फ यू विल फाइंड सैंड, इन द स्लोप you will find sand and shale, in the rise zone you will find shale, then in the deep abyssal zone you will find carbonates, limestone, वो सब मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली ए लैटरल वेरिएशन, मतलब ये तुमको मैप व्यू में तुमको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा मैप में, पहले सैंड, फिर सेल, फिर लाइमस्टोन। तो इस तरह से ये जो फेसिस है लैटरल व्यू में, ये जो फेसिस वेरिएशन है, दीज आर लैटरल वेरिएशन। ये सी लेवल राइज, सी लेवल फॉल होने की वजह से या ट्रांसग्रेशन रीग्रेशन की वजह से ये सब होते हैं, या प्रोग्रेडेशन रेट्रोग्रेडेशन की वजह से ये सब होते हैं। तो दिस इज लैटरल वेरिएशन। बट इन द बेसिन इफ इट, अगर कोई भी इस तरह का एनर्जी नहीं है, मतलब सी लेवल राइज या फॉल या उस तरह से ये प्रोग्रेडेशन रेट्रोग्रेडेशन नहीं है, देन यू विल फाइंड दिस वर्टिकल वेल वर्टिकल arrangement of sediment. So you will find this vertical and lateral relationship. Then origin of sediment that make up the strata. So you will find the origin of sediments. तुमको वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, लेट्स से आज के टाइम में बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ग्रेन साइज और मैच्योरिटी, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ से ये सेडिमेंट जनरेट हुए हैं। बोथ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट ऑफ डिपोजिशन, तुम ट्रांसपोर्ट के बारे में बता सकते हो बेस्ड ऑन देयर टेक्सचरल स्ट्रक्चरल डाटा। कोई भी इस तरह का शेप है, राउंडेड शेप है, कोई एंगुलर शेप है, तो तुम बता सकते हो कि दिस राउंडेड ग्रेन हैज मोर ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, इट हैज ए मोर लार्जर डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ है। लेकिन जो ये एंगुलर शेप है ये स्मॉलर मैच्योर है, इमैच्योर है। लेकिन दिस राउंडेड ग्रेन इज मोर मैच्योर। ability to predict the depositional environment evolution through the time and space। तो तुम ये बहुत सारे डाटा, तुम सेडिमेंट्री डाटा को अगर तुम मॉडल में प्लॉट करोगे या सेडिमेंट्री मॉडल में तुम प्लॉट करने के बाद तुमको मोर डिटेल्स और इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट दिस एनवायरनमेंट। तो तुमको एनवायरनमेंट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली what is sediments? Any kind of particles that was suspended in a fluid, air or water, and that was deposited to form a geological layer, a rock, after compaction।
तो वो सेडिमेंट क्या है, अगर कोई भी एजेंट इरोजन वेदरिंग एजेंट के थ्रू आया है इन द मे बी सस्पेंशन, मे बी ट्रैक्शन, रोलिंग एक्शन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन लिखा हुआ है पर्टिकुलरली, बिकॉज सेडिमेंट्स जनरली डिफरेंट साइज के रहते हैं। यस मतलब वो कभी ना कभी जनरली अगर लास्ट स्टेज ऑफ सेडिमेंट्स इवोल्यूशन देखोगे तो विल फाइंड फाइन सेडिमेंट जनरली लास्ट स्टेज में, तो वो जनरली सस्पेंशन में रहते हैं इन द फ्लूइड वाटर एंड एयर। उसके वजह से तुमको क्या होगा, वो डिपॉजिट करेंगे एक जगह पे और कंपैक्शन लिथिफिकेशन के थ्रू वो एक रॉक बनाएंगे, जियोलॉजिकल लेयर रॉक बनाएंगे आफ्टर कंपैक्शन। सेडिमेंट दस फॉर्म द पार्टिकल्स दैट आर नॉट सीमेंटेड, इट कैन फ्लो। बेसिकली दिस we can say this sediment, the sand, shale or gravels, these are sediment, or you can say these are not cemented. Cemented मतलब sediment generally not cemented होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी कभी उसको in geological term we sometimes use unconsolidated sediments, ठीक है। जनरली ग्रावेल्स, सैंड साइज, व्हेन जब ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होंगे तो जनरली हम लोग ग्रेवल साइज, सैंड साइज इस तरह से उसको नेमिंग करते हैं। आफ्टर कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन, डायजेनेसिस, उसके बाद हम लोग उस सैंड साइज सेडिमेंट्स को बोलेंगे सैंडस्टोन। अगेन ओरिजिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल, जैसे वेदरिंग, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, देन बरियल एंड डायजेनेसिस जो कि लिथिफिकेशन, उसके बाद तुमको ये रॉक मिलते हैं। तो वेदरिंग एंड इरोजन मतलब केमिकल एंड मैकेनिकल फिजिकल वेदरिंग है वहां पे। फिर ट्रांसपोर्ट होगा बाय द एजेंट, जैसे ग्रेविटी फ्लो हो गया, वाटर, एयर, आइस, सेडिमेंट वाटर मिक्सचर, ये सब से क्या होगा, वो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होगा। फिर क्या होगा, कोई भी एनवायरमेंट में जाके, बीचेस, ड्यून, बेसिन, वो सब जाके एक जगह पे वो डिपोजिट होंगे डिफरेंट एनवायरमेंट में, सेडिमेंटेशन होगा उनका। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट। देन बरियल एंड डायजेनेसिस होगा उस लूज सेडिमेंट का, जो अनकंसोलिडेटेड लूज सेडिमेंट है, वो जनरली लिथिफिकेशन, डायजेनेसिस, आफ्टर बरियल, डायजेनेसिस और लिथिफिकेशन के थ्रू वो बन जाते हैं सॉलिड रॉक। सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली इन द क्रस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तुमको ये पता होना चाहिए। इन द क्रस्ट you know it is 30-40 kilometer of crust is average, 30-40 kilometer of crust is there. In the crust you will find very few % of sedimentary rock, very few, 5% of sedimentary rock, but on the surface you will find 75% of sedimentary rock, ठीक है। तो बेसिकली on the surface ये sedimentary process और weathering erosion की वजह से लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्रोसेस जो जनरली सरफेस के ऊपर ही जनरली एक्ट करते हैं, उसके वजह से तुमको ये सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा मिलेंगे इन द सरफेस अलोंग विथ वेदरिंग इरोजन की वजह से। तो सेडिमेंट्री रॉक तुमको सरफेस में 75% ऑफ मिलते हैं, लेकिन टोटल थिकनेस ऑफ क्रस्ट को देखोगे तो यू विल फाइंड ओनली 5% ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जो कि सिर्फ सरफेस टॉप मोस्ट लेयर में रहते हैं, ठीक है। तुमको पता है इन द क्रस्ट जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, अपर कॉन्टिनेंटल, मिडिल कॉन्टिनेंटल एंड लोअर कॉन्टिनेंटल। सिमिलरली ओशियनिक क्रस्ट भी इस तरह से 1A 1B 2A 2B इस तरह से क्लासिफिकेशन है। तो मोस्टली योर क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। लेट्स से अगर ये मिडिल एंड लोअर को भी एक अज्यूम करूंगा तो यस मोस्टली इट इज 2 पार्ट। तो मोस्टली इन द सरफेस और अपर पार्ट ऑफ दिस अपर क्रस्ट यू विल फाइंड द सेडिमेंट्री रॉक। बाकी जितनी भी नीचे है यू विल फाइंड आइदर यू विल फाइंड इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इसीलिए ये जो सरफेस है, सरफेस में ओनली 5% ऑफ दिस क्रस्ट यू विल फाइंड सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन सरफेस में तुमको 75% ऑफ सेडिमेंट्री रॉक मिले। ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट क्या है? इरोजन, मटेरियल ओरिजिनेटेड बाय वोल्केनिक इरप्शन, तो इरोजन ऑफ ओल्डर रॉक्स के थ्रू सेडिमेंट बनते हैं। देन मटेरियल ओरिजिनेटेड बाय वोल्केनिक आस, वोल्केनिक इरप्शन जैसे आस हो गया, ठीक है, वोल्कानो सेडिमेंट्री रॉक है, टूफ है, लैपिलीज है, वो सब वोल्केनिक बम है, ब्रेसिया है, वो सब जनरली वोल्कानो सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जनरली वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बनते हैं।
देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के थ्रू, जैसे केमिकल प्रेसिपिटेशन के थ्रू चर्ट वगैरह बनना, वो सब है केमिकली प्रेसिपिटेड सेडिमेंट्री रॉक। सिमिलरली ऑर्गेनिज्म के थ्रू, बायो ओरिजिन के थ्रू भी कुछ रॉक्स बनते हैं, स्ट्रोमेटोलाइट हो गया, कोरल्स हो गया, मोस्टली कोरल्स बिकॉज स्ट्रोमेटोलाइट इज मे बी इज ए सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, बट कोरल्स हो गया, वो सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जनरली, बायो सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द बेसिकली रिएक्शन ऑफ मिनरल टू कंडीशन एट द अर्थ सरफेस, बेसिकली वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। इरोजन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ऑफन प्रीवियसली वेदर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट का अगर फैक्टर आ जाता है देन वी कॉल दिस इरोजन। तो सम ऑफ दिस वेदरिंग एंड इरोजन को कहा जाता है डेनुडेशन। ठीक है, डेनुडेशन इज द कॉम्बाइंड प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो जनरली वेदरिंग इज इन सिटू, इरोजन इज एक्स सिटू। जो भी वही प्लेस में, इन सिटू प्लेस में डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन होगा तो उसको हम लोग वेदरिंग कहेंगे। अगर वो उसके ट्रांसपोर्ट फैक्टर आएगा एक्स सिटू आएगा, मतलब एक जगह से डिस्प्लेस्ड होकर दूसरे जगह पे जा रहा है, वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देन उसको कहते हैं इरोजन। एंड दोनों मिला के तुम यू विल फाइंड डेनुडेशन। तो वेदरिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इन ए फिजिकल वे और केमिकल वे as a response to a new surface condition. Dense, fresh, massive rock are transferred in a lighter and less dense massive material with a lower mechanical resistance. तो यहाँ पे कुछ complicated उसका definition दिया गया है। तो mostly you have to remember कि weathering is the simple disintegration and decomposition of rocks. तो जनरली ये weathering क्या करता है? बेसिकली तुमको पता होगा दिस, ये बाद में बोलूंगा, पहले देखते हैं व्हाट काइंड्स ऑफ वेदरिंग आर देयर, ये बाद में बोलूंगा, इसको देखते हैं। तो वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड आउटर मटेरियल ऑन द सरफेस। यहाँ पे उसका शॉर्ट डेफिनेशन लिखा गया है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ दिस रॉक टाइप्स, ठीक है, मे बी फिजिकली और मे बी केमिकली और मे बी बायो केमिकली और बायोलॉजिकली। डिसइंटीग्रेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, उसको कहते हैं वेदरिंग। तो दिस इज स्लो कंटिन्यूअस प्रोसेस, इफेक्ट आर नॉट इजीली ऑब्जर्व। ठीक है, तुम इस तरह से एक जगह पे बैठ के ये ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तुमको ये लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखना पड़ेगा, तब तुमको पता चलेगा कि वेदर योर इरोजन और वेदरिंग इज फास्टर और स्लोअर। जनरली इट इज स्लो। तो टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग इज देयर, मैकेनिकल एंड केमिकल। मोस्टली कुछ है बायोलॉजिकल है, बायोकेमिकल है, वो बाद में देखेंगे, बट मोस्टली ब्रॉडली यू हैव टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग, मैकेनिकल जो कि फिजिकल है एंड देन केमिकल। मैकेनिकल और इसको कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। तो रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इट इनटू ए स्मॉलर पीसेस बट देयर केमिकल मेकऑफ डोज नॉट चेंज। मतलब कोई भी रॉक है, सैंडस्टोन है, वो धीरे धीरे क्या होगा, ड्यू टू वेरियस प्रोसेस, वेरियस एजेंट, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, और आइस थ्रो, ये फ्रीज थ्रो वेदरिंग, इन आइसोलेशन, सॉल्ट वेदरिंग, वेटिंग एंड ड्राइंग, स्ट्रेस रिलीज वेदरिंग। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जनरली क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा उस मटेरियल का, रॉक्स का। यहाँ पे देखो, दिस इज ए होल रॉक, दिस इज ए होल रॉक, बट यू विल फाइंड दिस स्मॉलर, दिस इज ए ब्लॉक, दिस इज ए ब्लॉक, दिस इज ए ब्लॉक, दिस इज ए ब्लॉक। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है, इट इज ए वेदर्ड ग्रेनाइट ब्रेक इनटू लूज ग्रेन्स। ठीक है, धीरे धीरे ये और भी थोड़ा फाइन मटेरियल, यहाँ पे देखो दीज आर फाइन मटेरियल, दीज आर फाइन्स मटेरियल, तो दीज आर फिजिकल वेदरिंग। बट यहाँ पे देखो दिस इज ए अनवेदर्ड ग्रेनाइट। ठीक है, ये अनवेदर्ड ग्रेनाइट है, लेकिन जब ये सरफेस एक्सपोजर हुआ है या ड्यू टू दिस वाटर, रिवर एंड वेरियस प्रोसेस, ठीक है, उसके वजह से, वाटर एक्शन की वजह से मोस्टली ये डिसइंटीग्रेशन हुआ है। मतलब ये केमिकली इट इज ग्रेनाइट, बोथ आर ग्रेनाइट, केमिकली दे आर सेम, केमिकली देयर मेकअप डज नॉट चेंज, बट फिजिकली उनका साइज में रिडक्शन हुआ है, तो इसको कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। केमिकली क्या है? केमिकल वेदरिंग मीन्स केमिकल मेकअप और रॉक चेंज ड्यू टू द ब्रेकडाउन। तो केमिकली कुछ चेंज होना,
उसको कहते हैं केमिकल वेदरिंग। उसका भी एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, ये सब है केमिकल वेदरिंग का फिनोमेना। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन, डिसोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या है, केमिकली वो सिलिका था। ठीक है, केमिकली वो कैल्साइट था, रॉक्स, दिस रॉक इज कैल्साइट, लेकिन उसका क्या होगा, केमिकली वो कार्बोनेशन के थ्रू कैल्शियम अलग हो गया, देन HCO3 अलग हो गया। और यू कैन से दिस ऑर्थोक्लेस, ऑर्थोक्लेस था वो पहले, बट नाउ ड्यू टू द केमिकल एक्शन दिस कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्थोक्लेस जो कि 2KlSi3O8 था, इट चेंज टू काओलिनाइट एंड काओलिनाइट में चेंज होना। सिमिलरली यहाँ पे हेमाटाइट था, गोएथाइट में चेंज होना, जिप्सम था, एनहाइड्राइट में चेंज होना, क्ले मिनरल चेंज हो जाते हैं Mg क्ले में, मतलब के क्ले, पोटासियम क्ले, Mg क्ले में चेंज हो जाता है, Ca जियोलाइट Na जियोलाइट में चेंज होना। तो दीज आर केमिकल चेंजेस, केमिस्ट्री में चेंज होता है, ये है मोस्टली केमिकली वेदरिंग के थ्रू। तो केमिकल चेंजेस जब होता है तो केमिकल वेदरिंग, जो फिजिकली कुछ चेंज होता है तो देन इट इज फिजिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में जैसे फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या है, द फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से तुमको बहुत सारे फीचर मिलेंगे सरफेस में, कोई भी रिवर के आसपास जाओगे तो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ, अगर ये रिवर अगर कोई भी इस तरह से हार्ड रॉक टेरेन में फ्लो कर रहा है तो, ठीक है, तो इस तरह से तुमको ये वेदरिंग, फ्रैक्चर, ये सब मिलेंगे, जॉइंट्स। फ्रीज थॉ, फ्रॉस्ट वेजिंग, आइस वेजिंग भी कहते हैं, फ्रॉस्ट एंड आइस वेजिंग भी कहते हैं, और फ्रीज थॉ एक्शन भी कहते हैं उसको। तो दिस इज ए फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू द आइस। आइसोलेशन और थर्मल वेदरिंग, सॉल्ट वेदरिंग, वेटिंग एंड ड्राइंग, स्ट्रेस रिलीज वेदरिंग। तो ये मोस्ट कॉम, दे आर वेरी सिमिलर। जैसे स्ट्रेस रिलीज, ये क्या है बेसिकली, तुमको पता है मोस्ट ऑफ द इग्नियस रॉक दे फॉर्म बेसिकली द ग्रानाइट, लेट्स से दिस ग्रानाइट, ये कब फॉर्मेशन हुआ, ये दिस ग्रानाइट इज ए इंट्रूसिव रॉक। जब ये सरफेस में ऊपर आएगा तो उसका ऊपर जो इतना डीप सीटेड फॉर्मेशन हुआ है, प्रेशर, हाई प्रेशर में फॉर्मेशन हुआ है, जब वो सरफेस में एक्सपोज होता है तो उसका प्रेशर रिलीज होता है, मतलब स्ट्रेस रिलीज होता है, कम होता है उसके ऊपर, तो वो उसके वजह से उसके पास डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग, ये सब प्रोसेस फेनोमेना होते हैं। उस तरह से वेटिंग ड्राइंग, ये भी एक फेनोमेना है। क्या है बेसिकली, जब ड्राई होगा वो क्या करेगा, कॉम्पैक्टेड होगा, जब वेट होगा वो एक्सपैंड करेगा। तो इस तरह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, वेटिंग एंड ड्राइंग के थ्रू, ठीक है। तो वेट जब होता है तो वो एक्सपैंड करते हैं, कुछ क्ले मिनरल्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, जब ड्राई हो जाते हैं तो वो क्या आते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, कंट्रैक्ट होता है उनके बीच में। तो ये कॉन्टिन्यूस वेटिंग एंड ड्राइंग के वजह से यू विल फाइंड बार बार ये सब प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, रॉक्स धीरे धीरे वीक होते हैं। हॉट मतलब जो हमारा जो चेंजेस होता है क्या, अर्थ में जो चेंज होता है, डे नाइट, फिर से डे नाइट, ये जो चेंज होता है, सीजन्स में जो चेंज होता है, समर विंटर, उस तरह से जो चेंज होता है, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, ये जो चेंज होता है इन द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट में और सीजन्स में, तो उसके वजह से भी तुमको ये वेटिंग ड्राइंग नेचर इन द रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं, उसकी वजह से नेचुरली वो वेदर्ड करते हैं। सिमिलरली थर्मल वेदरिंग वही है उस टाइप का, वो जो स्ट्रेस रिलीज वेदरिंग है, इट इज ए थर्मल टाइप ऑफ वेदरिंग, इग्नियस रॉक्स में देखने के लिए मिलते हैं मोस्टली। जो डीप सीटेड इग्नियस रॉक जब वो एक्सपोज होते हैं सरफेस में तो जनरली उनके वेदरिंग होता है। देन फ्रीज, तो ये तो आइस के होने की वजह से। तो दीज आर फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। जैसे फ्रीजिंग, यहाँ पे देखो दिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी ये पूछा जा सकता है। तो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में मैंने बोला है फ्रीजिंग, उस तरह से क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्ले एक्सपांशन, तो ये सब फिजिकल वेदरिंग के प्रोसेस है। तो फिजिकल वेदरिंग में सबसे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है इन द रॉक्स, जो कि होता है बिकॉज ऑफ दिस फ्रीजिंग। जब भी ये इस तरह से, लेट्स से दिस इज ए रॉक सरफेस, जब ये फ्रैक्चर होगा ड्यू टू द फिजिकल वेदरिंग, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे ड्यू टू द रेनफॉल और ड्यू टू द नेचुरल सरफेस फ्लो ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, इस जो फ्रैक्चर जोन में आके वाटर डिपोजिट करेगा।
ठीक है। इफ इट इज ए पोलर रीजन तो क्या करेगा, ये दिन में तो इस तरह से वाटर था वो आके डिपॉजिट किया, लेकिन नाइट के टाइम में और ड्यूरिंग विंटर के टाइम में जब लार्ज एक्सपोजर ऑफ स्नोफॉल होगा या टेम्परेचर ड्रॉप होगा उस रीजन में, तो क्या बन जाएगा, वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, जब ये वाटर व्हेन इट बिकम आइस, योर वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। volume volume will increase, volume will increase जब ये वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, याद रखना, ये जब ये वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है, बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे तुम अगर कोई भी ग्लास का बोतल ले लो, उसको फुल ऑफ वाटर कर दो और उस ग्लास को बोतल को फ्रीज में रख दोगे, तो कुछ टाइम के बाद लेट्स से ग्लास का बोतल मतलब क्या आता है, इसको अगर तुम फ्रीज में रखोगे, ठीक है, फ्रीज में बहुत चिल्ड आइस जो आइस चैम्बर में रखोगे, तो क्या होगा, ये जो जनरली बियर बोतल आर मेड ऑफ ग्लासेस, तो ग्लास से बनता है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बियर बोतल क्या होगा, क्रैक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल तुम कर सकते हो, कोई भी ग्लास बोतल में पानी भी अगर फुल करके डीप फ्रीज में रख दोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद वो ये हो जाता है, वो ग्लास को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर था जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उस वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है ना, तो दिस मच ऑफ प्रेशर जनरेट होता है, 200 मेगा पास्कल, वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, इट इज वेरी हाई प्रेशर, 200 मेगा पास्कल। इसको अगर केजी मीटर क्यू में कन्वर्ट करोगे तो तुमको पता चल जाएगा, 200 मेगा मीन्स 10⁶, पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को तुमको पता है, न्यूटन बेसिकली फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यू विल फाइंड केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगेन। तो इतना अमाउंट ऑफ केजी का लोड पड़ता है वहां पे, सोचो, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, तो ये ज्यादा प्रेशर देता है ड्यू टू द वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लेकिन डेंसिटी क्या है, कम होता है। वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा, योर वॉल्यूम विल इंक्रीज बट योर डेंसिटी विल डिक्रीज। इसीलिए आइस क्या करता है, आइस का डेंसिटी कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी कम है, इसीलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, बिकॉज आइस हैज ए लेस डेंसिटी, बस, बट उसका वॉल्यूम ज्यादा है। और सबसे मैक्सिमम डेंसिटी वाटर, बेसिकली मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितना डिग्री सेल्सियस में मिलता है पता है, 4 डिग्री सेल्सियस में। 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे मैक्सिमम डेंस वाटर मिलेंगे, डेंस वाटर। इससे पहले 4 डिग्री से नीचे जाओगे तो योर वॉल्यूम विल इंक्रीज, योर डेंसिटी विल डिक्रीज। सिमिलरली यहां से 4 डिग्री से भी इस तरफ जाओगे, 4, 5, 6, 7 इस तरफ से भी जाओगे, अगेन योर वॉल्यूम विल इंक्रीज, डेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, लिक्विड वाटर का डेंसिटी कम है, वेपर का कम है, ठीक है, उस तरह से 15 डिग्री में लेट से वाटर है, 100 डिग्री में वेपर आ जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वेपर का वॉल्यूम ज्यादा है, बहुत ही रैंडम है वो, तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, फ्री है वो जनरली, तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, डेंसिटी कम होता है। यू नो कि जो एयर है, वेपर है या गैस है, वो उनका डेंसिटी कम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से जितना ऊपर जाओगे, यहाँ से 4, 5, 10, 100, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा। सिमिलरली 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जाओगे, लेट्स से 2, 1, 0, -1, -2, -3, अगेन वॉल्यूम विल इंक्रीज, मतलब आइस में भी वॉल्यूम इंक्रीज करता है, डेंसिटी डिक्रीज करता है। तो यहाँ से यहाँ तक
4 डिग्री से यहाँ जाओगे या यहाँ जाओ, कहीं पे भी जाओ, तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा. इट इज वेरी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. सबसे ज्यादा डेंसिटी और यू कैन से सबसे मिनिमम वॉल्यूम यू विल फाइंड ओनली 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर रहता है, आइस तो नहीं रहेगा. 0 डिग्री में आइस वाटर दोनों रहते हैं, लेकिन 4 डिग्री में वाटर रहेगा. इट इज वेरी कोल्ड वाटर, डेंस वाटर, जनरली सी फ्लोर में मिलते हैं देखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस, अगर वहां पे कोई भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स नहीं है. सी फ्लोर में, सी लेवल की सबसे फ्लोर में अगर कोई भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स नहीं है, देन यू विल फाइंड 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. वेंट होगा तो वो जनरली वोल्केनिक वेंट है, तो वो जनरली हीट अप कर देता है वाटर में, तो उसके वजह से वहां पे टेम्परेचर थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है. नहीं है, देन यू विल फाइंड 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एट द सी फ्लोर. ठीक है, 0 डिग्री नहीं होगा. ठीक है, कोई पूछता है जनरली, कुछ लोगों को पूछा जाता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सी फ्लोर वाटर, तो जनरली 0 डिग्री बोल देते हैं. नहीं, 0 डिग्री नहीं होता. 0 डिग्री आइस थोड़ी हो जाता है ऊपर. आइस का भी क्या, जैसे अगर मैं इस तरह से, मेरा बेसिन है, लेट से वाटर बेसिन, इस तरह से मेरा ये वाटर है, सी है, जो भी मानो, लेट से दिस इज सी. तो जो आइस फॉर्मेशन होता है या आइस बनना होता है ना, वो सरफेस में बनते हैं यहाँ पे, ड्यू टू द कोल्ड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और एटमोस्फियर. तो आइस बनना जो होता है ना, सरफेस में बनते हैं आइस. सरफेस में धीरे धीरे टूवर्ड्स द सेंटर आएगा. तो जितना कोल्ड टेम्परेचर है तो और थोड़ा डीपर लेवल तक आइस मिलेगा, लेकिन नीचे वाटर है. ठीक है, नीचे वाटर है, वाटर कभी कहीं नहीं जाता. मतलब ये बोलना चाहता हूं कि जो कोल्डनेस है वो ऊपर से नीचे आता है, नॉट नीचे से ऊपर. राइट, जो कोल्डनेस है या आइस बनना जो प्रोसेस है वो ऊपर से नीचे आता है, सरफेस से नीचे जाता है, सी लेवल से नीचे जाता है, नॉट सरफेस से सी लेवल. तो इसीलिए जो भी वाइस एलेट से यहाँ पे पोलर रीजन में तुम देखोगे, तो पोलर रीजन में यहाँ पे जो वाटर है, दिस वाटर ऑलवेज यू विल फाइंड 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. उससे नीचे नहीं जाएगा, 3-4 ये नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डेंस वाटर है. सबसे नीचे जो वाटर मैंने बोला, डेंसिटी सबसे ज्यादा है उस वाटर का, इसीलिए तो से नीचे है. अगर उसका डेंसिटी कम होता ना, वो अगर 4 डिग्री से 3 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये वाटर ऊपर चला जाएगा, फिर डेंस वाटर नीचे आ जाएंगे. तो इस तरह से सर्कुलेशन होता है, थर्मोहालाइन सर्कुलेशन, ये सब है ओशनोग्राफी में, पता होगा ये सब. तो डेंसिटी थोड़ा सा भी चेंज होगा ना, तो वो सर्कुलेट होने लगेंगे वाटर अकॉर्डिंग. मतलब ये जो अरेंजमेंट है वाटर का जो लेयर है, उसका अरेंजमेंट मोस्टली सैलिनिटी, टेम्परेचर, प्रेशर के थ्रू ही अरेंजमेंट होता है. तो एक अगर कोई भी पैरामीटर चेंज होता है, देन उनका अलाइनमेंट, उनका सर्कुलेशन होना तय है. ठीक है, तो अगेन दिस फिजिकल वेदरिंग था मैं. ठीक है, अगेन इसको याद रखना, सबसे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर यू विल फाइंड 4 डिग्री सेल्सियस. दिस इज अगेन द प्रीलिम क्वेश्चन इन द जीएस का है. आने वाले टाइम में वो पूछेंगे, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, लेट्स से 20-50 डिग्री सेल्सियस तक मैं हीट किया वाटर को, देन व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम, व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी, ये पूछेंगे आने वाले टाइम में. क्वेश्चन सेम ही रहता है प्रीलिम्स का, थोड़ा बहुत सिलेबस तो सेम ही है. ये केमिस्ट्री से आया है, नहीं फिजिक्स से आया है, या केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों से कहीं आया है ये. क्योंकि ये टॉपिक कहाँ पे, ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर का जो लॉ है, केमिस्ट्री फिजिक्स में कहीं तो है, 12th का, 11th-12th का, या 10th में भी होगा ये. तो याद रखना कि 4 डिग्री सेल्सियस में यू विल फाइंड मैक्सिमम डेंसिटी. 4 डिग्री से नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. इसीलिए मैंने बोला कि जब ये वाटर, यहाँ पे एक 0 डिग्री एक पोजीशन है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे क्या है, इसके बाद आइस होगा. तो मैंने पूछा कि वाटर जब आइस होता है तो क्या होता है, तुमको बोलना चाहिए था कि वॉल्यूम विल इंक्रीज, डेंसिटी विल डिक्रीज. वॉल्यूम विल इंक्रीज, डेंसिटी विल डिक्रीज. इसीलिए तो पोलर रीजन में जो वाटर पाइप्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, वहां पे जब वाटर स्टोर हो जाता है, या यू कैन से ड्यू टू द
कुछ तो हमारा वर्ल्ड में भी इस तरह का साइबेरिया में इस तरह का प्लेसेस है जहाँ पे बहुत माइनस तक चला जाता है टेम्परेचर। तो वहाँ पे लोग किस तरह से वहाँ पे सरवाइव करते हैं, ठीक है, वो डिफिकल्ट है वहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखना। एक मतलब फ्यू सेकेंड में वो क्या होगा, आइस बन जाता है। तो वहाँ पे जो वाटर का पाइप है, जैसे वो जो इंटेक्स वगैरह से जो आता है किचन में, बाथरूम में, वो जो वाटर का जो पाइप है ना, वो जनरली तो टूट जाता है वहां पे ड्यू टू द प्रेशर ऑफ आइस। वाटर जब तक रहेगा तो ठीक है, जब वाटर आइस कन्वर्ट हो जाता है ना, वो वहां पे ब्रोक कर देता है वो पाइप वगैरह। तो याद रखना कि दिस प्रेस वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा। सिमिलरली इसको मिटाना तो नहीं चाहता मैं, यस ये यहाँ पे और क्या है, दिस फ्रीजिंग एक्शन। सबसे याद रखना कि जब प्रेशर, जब ये आइस अंदर जाएगा यहाँ पे फ्रैक्चर के थ्रू पोलर रीजन में, नॉट पोलर बट इस तरह का रीजन है जहाँ पे आइस वगैरह बनते हैं, वहाँ पे अगर रात के टाइम में या लेट से विंटर में जब ये आइस अंदर जाएगा तो वो ज़्यादा प्रेशर एग्जिट करता है, दिस 200 मेगा पास्कल के प्रेशर। एंड ऑल्सो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ज़्यादा प्रेशर देता है, तो उसके वजह से और थोड़ा वाइडर होता है ये फ्रैक्चर। मतलब जब ये आइस आएगा कुछ टाइम के बाद, ये फ्रैक्चर और थोड़ा वाइडर होगा लाइक दिस, और थोड़ा इस तरह से वाइडर होगा लाइक दिस। तो धीरे धीरे वाइड होगा, ये फ्रैक्चर होगा, और इसी फ्रैक्चर के थ्रू ये रॉक ब्लॉक आपस में अलग हो जाएंगे। और फिजिकल वेदरिंग और इंटेंसिफाई हो जाएगी। तो दिस इज फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या प्रोसेस है, जैसे डिफरेंशियल, थर्मल एक्सपेंशन एंड इंसुलेशन। ठीक है, मैंने बोला कि दिन के टाइम में एक्सपेंशन होता है ड्यू टू हॉट सोलर रेडिएशन, रात के टाइम में फिर से कूल होगा, कंट्रैक्ट होगा। तो उसका जो इफेक्ट होगा वो ऑन लोडिंग होगा। सिमिलरली वेट एंड ड्राई एक्सपेंशन, इसका क्या होगा, फ्रैक्चर ओपनिंग होगा। फ्रीज एंड थो एक्शन से इंटरग्रेनुलर एंड रॉक्स बनेंगे। विंड एंड रेन एक्शन के थ्रू अगेन डिसइंटीग्रेशन होगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, ये इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलरली केमिकल वेदरिंग में यू नो कि दिस केमिकल वेदरिंग ऑल्टर्ड बोथ केमिकल एंड मिनरलोजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। मैंने दिखाया यहाँ पे कुछ केमिकल वेदरिंग में, जैसे हेमाटाइट गोएथाइट में कन्वर्ट होता है, उस तरह का जो कन्वर्जन है, केमिकल कन्वर्जन, केमिकल केमिस्ट्री में कॉम्पोजिशन में चेंज होता है, उसको कहते हैं केमिकल वेदरिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज ए कैल्साइट टमस्टोन डिजॉल्व बाय द वीक एसिड रेनफॉल। मतलब जो एसिड रेन हम लोग बात करते हैं उसके वजह से यहाँ पे डिजॉल्व हो गया है कुछ, इसीलिए यहाँ पे कुछ स्पॉट्स एंड कैविटीज, छोटा छोटा कैविटीज देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलरली ऑक्सीडेशन इन द आयरन सॉइल, आयरन रिच सॉइल, वो पता है जब आयरन क्या होगा, इट इज ए ऑक्साइड और मोस्टली हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब होते हैं, जब वो एक्सपोज करते हैं सरफेस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके वजह से ये रेडिश अपीयरेंस ऑफ सॉइल देखने के लिए मिलते हैं। सिंपल सोल्यूशन जिसको कहते हैं कॉन्ग्रुएट डिसोल्यूशन, देन हाइड्रोलिसिस, देन ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, आयन एक्सचेंज, चिलेशन, ये सब है केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जैक्टली डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टेबल है, दिस टेबल, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, दिस टेबल। तो बेसिकली व्हाट इज सिंपल डिसोल्यूशन, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन भी, समटाइम्स इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन और समटाइम कॉल्ड सिंपल कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। बेसिकली कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या बताता है, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट मतलब फुल सोल्यूशन, जैसे क्वार्ज यहाँ पे क्या हो गया, सिलिसिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, या यहाँ पे कैल्साइड था, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कैल्शियम एंड कार्बन दिस HCO3 बना। तो यह है कंप्लीट डिसोल्यूशन और यू कैन से दिस कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, डायरेक्ट सोल्यूशन, फुल सोल्यूशन। लेकिन क्या है एक इनकॉन्ग्रुएंट मतलब, कॉन्ग्रुएंट मतलब A B रिएक्ट करके कुछ सॉरी यहाँ पे
तो इनकॉन्ग्रुएंट मतलब कुछ यहाँ पे ऑर्थोक्लेज है, ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ अलग कंपोजिशन बी बना रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ए प्लस वाटर, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन में हम लोग बात करते हैं, एक सॉलिड दूसरे एक लिक्विड के साथ रिएक्ट करके दूसरा सॉलिड दूसरा लिक्विड बनाता है, तो ये है दिस इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड को तो 1 2 नहीं दिए थे, एक सॉलिड लिक्विड के साथ रिएक्ट करके सॉलिड 2 एंड लिक्विड बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो दिस इज प्रेसिपिटेट, दिस सॉलिड 2, तो दिस इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। मतलब ऑर्थोक्लेज रिएक्ट करके यहाँ पे काओलिनाइट कुछ अलग बना रहा है, सिलिसिक एसिड एंड एक्वस। यहाँ पे क्या था, क्वार्ज, यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन हो रहा था, डायरेक्ट सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट नहीं था, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट। इनकॉन्ग्रुएंट मतलब यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट होगा, तो दिस इज इफ इट इज सॉलिड 1 लिक्विड रिएक्ट करके सॉलिड 2 एंड लिक्विड, तो ये जो सॉलिड 2 ये प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन। तो इसका नाम है हाइड्रोलिसिस। तो पूछा जा सकता है कि वेदर हाइड्रोलिसिस इज ए कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, डिसोल्यूशन। तो तुमको याद रखना है कि दिस हाइड्रोलिसिस ऑलवेज इट इज ए इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन। और अगेन दिस सिंपल डिसोल्यूशन में तुमको क्या मिलता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम एंड देन कार्बोनेट बनाता है। हाइड्रोलिसिस में क्या है, ऑर्थोक्लेज काओलिनाइट में बनना है, अल्बाइट भी काओलिनाइट में बनता है, काओलिनाइट इज ए क्ले मिनरल, देन सिलिसिकेट एक्वस NaIons। तो ये जो रिएक्शन है दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमें याद रखना कि ऑर्थोक्लेज काओलिनाइट में कन्वर्ट होना है, ये एक टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस है। तो हाइड्रोलिसिस क्या है, रिएक्शन बिटवीन द H+ एंड OH- आयंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे लिसिस है, इसका मतलब क्या है, H+ एंड OH- अलग होंगे जनरली, तो उसके वजह से वाटर एंड द आयंस ऑफ सिलिकेट मिनरल यील्डिंग सॉल्युबल कैटायंस, सिलिसिक एसिड। यहाँ पे सॉल्युबल आयन, ये Na सॉल्युबल आयन, ये पोटेशियम सॉल्युबल आयन, ये दे रहे हैं। सिलिसिक एसिड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है सिलिसिक एसिड। ठीक है, एंड क्ले मिनरल, दिस इज प्रेसिपिटेट, दिस इज द प्रेसिपिटेट, जिसको मैंने बोला यहाँ पे सॉलिड 2 जो काओलिनाइट है, तो दीज आर प्रेसिपिटेट। तो इसी के वजह से यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंट का नाम आया है हाइड्रोलिसिस में। सिमिलरली ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी कहा जाता है ऑक्सीडेशन। कॉमनली यू विल फाइंड Fe एंड Mn ऑब्वियसली बिकॉज दीज आर ऑक्साइड्स, तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो उसके वजह से ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बनते हैं जनरली, मोस्टली हाइड्रोक्साइड इफ वाटर इज प्रेजेंट। जैसे पायराइट है यहाँ पे, इट इज ए सल्फाइड ओर, तो ये क्या होगा, जब ऑक्सीजन ऐड होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होगा जब, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हेमाटाइट में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज अगेन ऑक्साइड। और सिमिलरली क्या है, रोडोनाइट MnSiO3, ये क्या होता है, पायरोलोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। किसी को डाउट है कुछ ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल। पायराइट था, यहाँ पे सल्फाइड था, यहाँ पे ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे सिलिकेट्स था, इट इज ए सिलिकेट, MnSiO3 इट इज ए सिलिकेट, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड होने के बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यू विल फाइंड ऑक्साइड। सिमिलरली हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन, ये क्या है, जैसे यहाँ पे हेमाटाइट है, हेमाटाइट वाटर के साथ ऐड हुआ, यहाँ पे बन गया गोएथाइट, इट इज ए टाइप ऑफ फेरिक OH है यहाँ पे, मतलब इट इज ए हाइड्रोक्साइड, गोएथाइट, अगेन इट इज ए हाइड्रोक्साइड और ऑफ आयरन, गोएथाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रेशन, लॉस मीन डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द मिनरल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल। यहाँ पे जिप्सम था, वो जब डिहाइड्रेट होगा वो बन जाएगा अनहाइड्रेट। तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ हाइड्रेशन, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन। ये हमेशा कॉपी में लिख के रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में,
नेट वेट में भी आते हैं ये सब क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल पढ़ना है इसको अच्छे से। देन आयन एक्सचेंज, इट इज अ सिंपल आयन एक्सचेंज, मतलब जैसे यहाँ पे क्ले, के रिच क्ले मिनरल था, जब ये Mg के साथ रिएक्ट किया Mg+2 आयंस, वो बन जाता है के क्ले, बन जाता है Mg क्ले, Ca जियोलाइट बन जाता है Na जियोलाइट, जब ये Na के साथ रिएक्ट करता है। तो दिस हैपेंस इन द क्ले मिनरल्स ऑन जियोलाइट केस। तो ये है आयन एक्सचेंज। तो पूछा जा सकता है कि which chemical weathering process is more common in clay minerals और जियोलाइट मिनरल्स, बोलना आयन एक्सचेंज एंड और क्या है दिस हाइड्रोलिसिस, ये सब होते हैं जनरली क्ले मिनरल्स में। देन चिलेशन, ये एक बार आया था क्वेश्चंस में, चिलेशन बॉन्डिंग ऑफ मेटल आयंस जो भी हैं, ठीक है, टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग ए रिंग स्ट्रक्चर। तो क्या करते हैं जनरली मेटल आयन, जो भी कैटायंस रहते हैं जनरली मेटल आयंस दे आर कैटायंस, वो चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट मतलब जनरली इट इज सिक्रेटेड बाय लाइकेंस। अगेन लाइकेंस this is a symbiosis of algae and fungi, ठीक है। algae and fungi का symbiosis मतलब symbiotic relationship के वजह से lichens बनते हैं। again these are indicator of environmental health, मतलब ये जो लाइकेंस वगैरह हैं जनरली लाइकेंस, उस तरह से और भी कुछ एग्जांपल है जैसे यस मोस्टली इट इज लाइकेंस। कोई भी तुम अगर देखोगे तो जो भी थोड़ा वाटर प्लेस है, जो थोड़ा ज़्यादा वाटरी प्लेस रहते हैं, वहाँ पे लाइकेंस जनरली ग्रो करते हैं। एंड अगेन दीज आर गुड इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। कोई भी जगह पे अगर लाइकेंस जनरली ग्रो कर रहे हैं देन तुम ये मान के चलो कि वो एनवायरमेंट थोड़ा हेल्दी है। तो दीज आर हेल्थ इंडिकेटर लाइकेंस। ये हमेशा पॉल्यूशन इलाके में नहीं मिलेंगे, ठीक है, मे बी दिल्ली विल्ली ये सब पोल्यूटेड इलाके में तुमको लाइकेंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मोस्टली जो अनपोल्यूटेड गांव का इलाका है वहां पे तुमको ये लाइकेंस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब दो ऑर्गेनिज्म वहां पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब कोई उसको खाना देता है तो कोई उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपस में उनका म्यूचुअल इंटरैक्शन है, उसके वजह से दिस एल्गी एंड फंगी के म्यूचुअल इंटरैक्शन से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से लाइकेंस जनरली डेवलप होते हैं। अगेन दीज आर इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। तो ये लाइकेंस चिलेटिंग एजेंट क्रिएट करता है, वही चिलेटिंग मतलब ये क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कि नहीं, दीज आर लाइकेंस मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कोई लाइकेंस मतलब ऑर्गेनिज्म, जब वो कोई भी सीक्रेट करेगा कुछ मटेरियल, वो क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। तो दिस सीक्रेटेड मटेरियल और चिलेटिंग एजेंट वो क्या करेंगे, मेटल आयन के साथ कंबाइन होके चिलेट बनाएंगे। दिस इज ए मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, चिलेट बनते हैं, एच आयन एंड चिलेट, ठीक है। ये दिस चिलेट मीन्स इट इज ए मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो बनता है दीज आर बेसिकली द प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। मेटल ऑफ आयन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ बन के रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ चिलेशन। ये बहुत मोस्टली होता है सिलिकेट्स मिनरल में। अगेन तो दीज आर प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। जैसे सिंपल डिजोल्यूशन में डिजोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन में डिजोल्यूशन। सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व हो गया, फुल्ली डायरेक्ट सोल्यूशन हो गया, उसका क्या बना, कैल्शियम 2+ आयन HCO3- आयन बना। तो दिस सिंपल सोल्यूशन इज वेरी हाईली सोल्यूबल मिनरल फॉर्म होते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, हालाइट हो गया, ये सब बनते हैं। कार्बोनेट्स रॉक में ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है, डिजोल्यूशन। हाइड्रोलिसिस सिमिलरली क्या है, ऑर्थोक्लेज काओलिनाइट में कन्वर्ट होना, इट इज ए इनकॉन्ग्रुएंट। अल्बाइट काओलिनाइट में कन्वर्ट होना, तो दीज आर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे H+OH- यहाँ पे उस तरह से एडिशन हो रहा था, ठीक है, H+ ये सब एडिशन होते हैं, लेकिन फुल वाटर H2O ऐड होना उसको कहते हैं हाइड्रेशन।
तो हाइड्रेशन की वजह से हेमाटाइट एक टाइप ऑफ आयरन ओर ऑक्साइड Fe2O3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोई बता सकता है? इन Fe2O3 what is the oxidation state of Fe? It is +2 or +3? Sir, +2. Sure? Are you sure? Yes, sir. नहीं, देखते हैं, ठीक है, चलो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो यहाँ पे 2Fe है, तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2 × 3, ये बन जाता है बिकॉज इट इज ए ओर मॉलिक्यूल्स। सो इसका जो चार्ज है, होल चार्ज है, इट इज 0। तो मैं क्या करूँगा, 2x, यहाँ पे क्या होगा, 3 to 6 हो जाएगा, देन x बिकम 6/2 दैट इज +3। ओके, तो दिस इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe2O3। हेमाटाइट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन रहता है +3, याद रखना। देन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ये मतलब याद रखना इसको, ठीक है, गलत कर सब लोग करते हैं, तो इसीलिए तो मैंने पूछा। देन और एक और है दैट इज Fe3O4। यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे +2 भी है +3 भी है, दोनों है यहाँ। कैसे है देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो इसको, ये है O4। O4 मतलब ऑक्सीजन का -2 है, तो ये हो जाएगा -8। तो -8 को मुझे इक्विलिब्रियम करने में +8 चाहिए। तो +8 कैसे आएगा, 3 एलिमेंट से +8 कैसे आएगा? आइदर इस तरह से हो सकता है कि एक 3 होगा, फिर एक 2 होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5, और एक 3 होगा। यस, इस तरह से हो सकता है। और 2 2 ये तो 4 हो जाता है, फिर उसके बाद 8 होने के लिए मुझे और 4 चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे यही पॉसिबल लग रहा है क्योंकि आयरन के पास 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो इसको मैं मतलब 2 3 2 × 3 मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 चाहिए मुझे, और एक क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो ये हो जाएगा 8 हो जाता है ना, ये +8 हो जाएगा। तो दिस +8 इज कैंसल्ड बाय द ऑक्सीजन -8। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि 2 आयरन Fe+3 है यहाँ पे, और एक +2 है यहाँ पे। 2 आयरन का मतलब 2 Fe आयंस +3 वाले हैं, एक आयंस +2 वाला है, इसीलिए टोटल 3 आयंस है दैट इज Fe3। तो यहाँ पे +3 और +2 दोनों देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हेमाटाइट में +3 देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, कहाँ था मैं? ओके, दिस हेमाटाइट बिकम गोएथाइट। अगेन ये याद रखना, गोएथाइट का फॉर्मूला क्या है, FeOOH, ठीक है, FeOOH याद रखना। सिमिलरली गोएथाइट, जिप्सम तो तुमको पता है CaSO4 2H2O। CaSO4 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डॉट 2H2O था, इसीलिए नाम है इसका जिप्सम। जब ये डॉट 2H2O को निकाल दूंगा मैं, ये बन जाता है अनहाइड्राइड CaSO4, और वाटर अलग हो जाता है, तो इट इज डिहाइड्रेशन। तो इस तरह से रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे कि इट इज ए हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, और क्या है, नाम नहीं देंगे। जिप्सम अनहाइड्रेट दे देंगे तो बोल सकते हो कि यस इट इज ए डिहाइड्रेशन। इस तरह से CaSO4 डॉट 2H2O बिकम CaSO4 + 2H2O। तो ये हमेशा याद रखना डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर निकल रहा है इन द प्रोडक्ट साइड में। अगर वाटर ऐड होता है इन द रिएक्टेंट साइड, जैसे यहाँ पे हुआ है, रिएक्टेंट साइड में वाटर ऐड हुआ है, देन इट इज ए हाइड्रेशन। सिमिलरली आयरन एक्सचेंज में सिंपल याद रखना, K क्ले बन जाता है Mg क्ले,
सी ए जियोलाइट बन जाता है एन ए जियोलाइट, एन ए ऐड करोगे और एम जी ऐड करोगे तो इस तरह से चेंज होना, तो ये है आयन एक्सचेंज। तो इस तरह से दीज आर फेमस केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो मैकेनिकल वेदरिंग और क्या है बेसिकली, क्या क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर रॉक एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेस एक्सफोलिएशन। तुमको पता है कि एक टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग है एक्सफोलिएशन, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे एक ग्रानुलर रॉक था, एक्सफोलिएशन की वजह से तुमको ये सीटिंग वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, लेयरिंग वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एक्सफोलिएशन का अच्छा वाला फोटो, यस दीज आर एक्सफोलिएशन, इस तरह से सीटिंग होना, ये मोस्टली ग्रेनाइट में दिखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी उड़ीसा का है तो यू विल फाइंड सिंहभूम क्राटन में ये सब फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं बहुत। सिमिलरली ये एक्सफोलिएशन है, दीज आर बेसिकली ड्यू टू दिस एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। सिमिलरली फ्रॉस्ट वेजिंग, ये एक ही तरह का नाम है, ठीक है। फ्रॉस्ट वेजिंग और क्या क्या है, फ्रीज थॉ, आइस वेजिंग, फ्रॉस्ट वेजिंग, फ्रीज थॉ वेदरिंग, ये सब एक ही तरह का नाम है। क्या होगा, वाटर सीप्स इनटू द स्मॉल क्रैक, जो मैंने बोला छोटा सा क्रैक होगा, वाटर यहाँ पे आएगा, वाटर पहले वाटर आता है बिकॉज इट इज हाईली मोबाइल होने की वजह से वाटर पहले आता है वो क्रैक में, ड्यू टू रेनफॉल और सरफेस फ्लो की वजह से। देन वो फ्रीजेस होता है एंड एक्सपांड व्हेन एनलार्ज, एक्सपांड एंड व्हिच एनलार्ज द क्रैक। फिर ये क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस में कन्वर्ट होने के बाद वजह से यहाँ पे प्रेशर आएगा 200 मेगा पास्कल प्रेशर, बहुत ही लार्ज प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर होने की वजह से योर क्रैक बिकम वाइडर लाइक दिस। सिमिलरली abrasion means wearing away of rock by particles carried out by wind and water, तो सिंपली abrasion होता है। salt grow, salt again this is similar to this ice। salt क्या करते हैं इन द क्रैक्स by water evaporation, जनरली वो क्या करते हैं, वही क्रैक्स में जाके सॉल्ट क्या करेगा, डिपोजिट होगा, वो फिर से वो ये करेगा। वाटर आता है, वाटर यहाँ पे क्या है, अगर सलाइन वाटर है तो वाटर आएगा, फिर एवापोरेशन, अगर हीट है, ज़्यादा गर्मी है, उस इक्वेटोरियल रीजन है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो वाटर एवापोरेट हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे सॉल्ट। वो सॉल्ट क्या करेगा, अगेन वो भी एक टाइप ऑफ प्रेशर निकालेगा। तो सॉल्ट का जो प्रेशर है, अगेन दिस क्रिस्टलाइजेशन इट इज वेरी small 2 to 20 megapascal, this crystallization of salt या hydration of salt। ऑर्गेनिक एक्टिविटी, जैसे कोई भी रूट्स है, ये सॉइल, लेट्स से दिस इज सॉइल, रॉक का लेयर है, कोई भी रूट इस तरह से पेड़ है, तो पेड़ में इस तरह से बहुत सारे रूट्स हैं, वो जनरली क्या करेंगे, क्रैक्स करेंगे रॉक्स में। तो दीज आर बायोफिजिकल वेदरिंग कॉजिंग बाय द लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट रूट्स, ये सब की वजह से। बायोटर्बेशन भी है, बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जनरली यू शेप्ड, वी शेप्ड का होल्स बनाते हैं इन द सॉइल में, बट दीज आर वेरी स्मॉल। सिंपली वाटर में तुम देखोगे रोड में इस तरह से पोर्ट होल्स बनना, वो भी एक टाइप ऑफ वेदरिंग है, ठीक है। वाटर यहाँ पे उसका प्रोसेस है, जैसे वाटर सिप्स थ्रू द क्रैक्स in pavement and soften the road's base and collect and then freezes. When the water freezes, it is expand and force the pavement to traffic further stress the pavement. तो somehow ये क्रैक के थ्रू इस तरह से पहले क्या होगा, वाटर आएगा, धीरे धीरे कूल्ड होगा या एक्सपैंड करेगा, तो उसके वजह से तुमको स्ट्रेस देखने के लिए मिलेंगे। एक्सपैंशन के थ्रू स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फिर से स्क्वीज होगा, एक्सपैंड स्क्वीजनेस, एक्सपैंशन स्क्वीजनेस, ये जो मल्टीपल साइकिल्स ऑफ होता है उसके वजह से तुमको ये क्रैक देखने के लिए मिलते हैं। अलॉन्ग विद दिस लोड, जो तुम्हारा गाड़ी का जो लोड है उसके वजह से भी ये होता है। तो दीज आर फिजिकल वेदरिंग। जैसे यहाँ पे एक फ्रैक्चर हुआ है इन द ग्रेनाइट्स, यहाँ पे इस तरह का, अगेन दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। यहाँ पे वाटर का एक्शन है, ठीक है। क्यों बोला मैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का स्मूथनेस यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। वाटर का दोनों एक्ट होगा यहाँ पे, स्मूथनेस।
अगेन दिस डिसइंटीग्रेशन, अगेन इट इज ए फिजिकल वेदरिंग, इस तरह से रॉक्स वगैरह वेदरिंग होना, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं फ्रीज थॉ साइकिल क्या है, आइस वेजिंग मैंने बोला उसको। तो फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ रॉक इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे हुआ है देखो, इस तरह से बहुत सारे जनरली पोलर रीजन में जहाँ पे आइस होगा वहीं पे होगा ये, पोलर तो नहीं, जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं नॉर्थ, यस, जो वेरी क्लोज टू पोलर रीजन। जब ये आइस क्या होगा, वाटर क्रीपेस इनटू द क्रैक ड्यूरिंग वार्म वेदर एंड देन इट एक्सपैंड्स आज इट फ्रीजेस, फ्रीज होने के बाद एक्सपैंड करता है, ठीक है, वाटर का एक्सपेंशन होता है। तो अबाउट 9% ऑफ वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या करता है जनरली 9% इंक्रीज करता है। दिस पुट द ग्रेटर प्रेशर ऑन द रॉक्स, आइस वेजिंग इज द इंपॉर्टेंट इन आर्कटिक क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट एंड हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स। आर्कटिक जनरली पोलर रीजन में, टेम्परेट में भी कुछ कुछ प्लेसेस में देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे कुछ मतलब कुछ जैसे विंटर सीजन्स में जहाँ पे सिर्फ आइस होता है या स्नोफॉल होते हैं उस इलाके में, वो टेम्परेट रीजन है मोस्टली। हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन जैसे हिमालय हो गया, वहाँ पे तुमको जहाँ पे आइस है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। आर्कटिक में तो पूरा आइस है। तो लार्ज एंगुलर ब्लॉक ऑफ रॉक्स जनरली फ्रीज थॉ वेदरिंग ऑफ थिन बेडेड सैंडस्टोन एंड मोर्सन ऑफ कैनिंग फॉर्मेशन एक्सपोज इन दिस अलास्का, again it is a Siberia. Phase transition of liquid into water, volume changes to 9%, यहाँ पे लिखा हुआ है। again ये भी एक बार आया था प्रीलिम्स में, कितना वॉल्यूम चेंज होता है, जैसे अप्रोक्सीमेटली 9%। तो इसको कभी कभी कहा जाता है दिस गेली फ्रैक्शन फ्रॉस्टिंग, ठीक है, क्रायो फ्रैक्चरिंग और गेली फ्रैक्शन, समटाइम्स ये भी नाम है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन द रॉक इज टोटली वाटर सैचुरेटेड एंड कंप्रेसिबल एयर इज एब्सेंट। क्या होगा, यहाँ पे पहले वाटर आएगा क्रैक में, देन वाटर फ्रीज करेगा, एक्सपेंशन होगा, प्रेशर डालेगा, इस तरह का डायग्राम बनाना है तुमको। तो फिर ये जो क्रैक था स्मॉल क्रैक, यहाँ पे हो गया वो वाइडर क्रैक। तो यहाँ पे तुमको इस तरह का सिग्नेचर मिलेगा पोलर रीजन में रॉक्स वगैरह। तुमको लगेगा कि ये फ्रैक्चर ये सब कुछ जॉइंट्स वेट्स है, नहीं, ये होते हैं ड्यू टू स्मॉल क्रैक। जब ये स्मॉल क्रैक था इस तरह से, वहां पे वाटर चला गया, वाटर चलने के बाद वहां पे फ्रीज होने के बाद एक्सपांसन हुआ, एक्सपांसन के थ्रू और वाइडर क्रैक, और फिर दोनों ब्लॉक अलग हो जाएंगे। तो इस तरह का फ्रॉस्ट वेजिंग और आइस वेजिंग, और यू कैन से दिस गेली फ्रैक्शन फ्रॉस्टिंग, क्रायो फ्रैक्चरिंग नाम है। क्रायो मीन्स आइस, फ्रैक्चरिंग मीन्स आइस फ्रैक्चर कर रहा है, दिस गेली फ्रैक्शन, ये सब नाम है उसका, याद रखना। सिमिलरली रिलीज ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर, overburden pressure means large thin sheets of rock that fall bedrock, upward rebound of the rock create tensile stresses। बेसिकली ये क्या क्यों होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से। जब ये स्ट्रेस क्या होगा, जब ये रिलीज करते हैं जनरली सरफेस, जब ये इंट्रूजन सरफेस में एक्सपोज होता है बाय द वेदरिंग और एनी डाइक इंट्रूसिव रॉक की वजह से या इंट्रूजन की वजह से, या वेदरिंग एक्सपोज भी कभी कभी इंट्रूजन को एक्सपोज करते हैं, उसके वजह से क्या होगा, रिबाउंड होता है, एक टाइप ऑफ रिबाउंड। तुमको पता है बेसिकली जब स्ट्रेस रिलीज होता है तो सब कुछ रिबाउंड होता है। तुम्हारा लिथोस्फेरिक प्लेट रिबाउंड कर रहा है तो ये तो छोटा चीज है। तो अपवर्ड रिबाउंड ऑफ द रॉक क्रिएट टेंसाइल स्ट्रेसेस कॉजेस फ्रैक्चर टू डेवलप दैट आर ओरिएंटेड नियरली पैरेलल टू द टोपोग्राफी। तो ये टोपोग्राफी के साथ पैरेलल ही रहते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के, अगर लेट्स से दिस इज इंट्रूजन जब एक्सपोज हुआ, लेट्स से दिस इज ए ग्रेनिटिक इंट्रूजन, अभी ये माउंटेन की तरह दिख रहा है सरफेस में, लेट्स से दिस इज आवर सरफेस, तो तुम्हारा जो फ्रैक्चर होगा टेंसाइल फ्रैक्चर, बिकॉज वो जनरली इस तरह से टोपोग्राफी के साथ पैरेलल होंगे, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से पैरेलल। वहां पे भी जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से पैरेलल होंगे, जस्ट लाइक कंटूर। मोस्टली इस तरह से आइडियली पैरेलल नहीं होता है, कुछ कुछ वेरिएशन रहता है, लेकिन मोस्टली दे फॉलो दिस टोपोग्राफिक सरफेस। सिमिलरली एक है स्पिरोइडल वेदरिंग, इज स्मॉल स्केल वेदरिंग ऑफ रॉक, इट इज ए स्मॉल स्केल अगेन, roughly massive rock masses caught by the intersection joints causing layer or skins to spall off to produce spheroidal core। कभी कभी इसको
डिफरेंट नाम भी कहते हैं, दिस स्पेरोइडल वेदरिंग, और कुछ ऑनियन वेदरिंग ऐसा भी कुछ कहा जाता है शायद। तो ये क्यों होता है? बिकॉज दिस ग्रानाइट जब एक्सपोज होगा धीरे धीरे ये एंगुलर शेप में रहता है ड्यू टू द एक्सपोजर धीरे धीरे ये क्या होगा, ये धीरे धीरे इस तरह से राउंडेड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे तमिलनाडु ये सब तुमको पता होगा, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे इस तरह का राउंडेड स्पिरोइडल वेदरिंग के थ्रू इस तरह से रॉक्स और ग्रानाइट का रॉक्स हैं राउंडेड शेप में, आज तक भी वो रहते हैं। यहाँ पे मेरे घर के पास भी एक प्लेस है जहाँ पे तुमको इस तरह से राउंडेड शेप में ग्रानाइट देखने के लिए मिलते हैं, और पहाड़ के इतने ऊपर में राउंडेड होके भी वो नीचे नहीं गिरते। तो समहाउ दे नेचुरली स्टेबलाइज हो चुके हैं वहाँ पे। तो दीज आर ड्यू टू दिस स्पिरोइडल वेदरिंग। फोटोग्राफ देख सकते हो इन द गूगल, ठीक है। माउंटेन्स में मैंने देखा है, यहाँ पे कभी जाऊंगा तो वो फोटो लेके आऊंगा। इस तरह से माउंटेन, बड़ा सा माउंटेन से वेदरिंग हुआ है तो ग्रानाइट बहुत सारे इस तरह से ग्रानाइट है। तो जनरली ग्रानाइट वगैरह इस तरह से है, वेल स्टेबलाइज होके। वो पहले इस तरह से एंगुलर थे, ठीक है। और एक यहाँ पे इस तरह से ये था, ग्रानाइट का ब्लॉक था, लेकिन ड्यू टू वेदरिंग के वजह से ये राउंडेड हो चुके हैं। नॉट आइडियली राउंडेड बट यस राउंडेड है और वेल स्टेबलाइज है, वो नीचे नहीं गिरते हैं जनरली। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं गिरेंगे, यस पॉसिबिलिटीज ऑफ रॉक फॉल ये सब तो है, लेकिन somehow दे नेचुरली स्टेबलाइज हो चुके हैं वहां पे। तो दिस स्पेरोइडल वेदरिंग इज वेरी कॉमन इन ग्रानाइट, याद रखना ये पूछा जाता है। स्पेरोइडल वेदरिंग हो गया, दिस एक्सफोलिएशन जॉइंट्स, दीज आर वेरी कॉमन इन ग्रानाइट्स, मोस्टली ग्रानाइट्स। योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ग्रेनिटिक, वो एक्सपोज होगा जब इंट्रूसिव रॉक है ग्रेनाइट, वो जब एक्सपोज होता है तो इस तरह का सरफेस फेनोमेना तुमको देखने के लिए मिलते हैं, वेदरिंग इरोजन, ठीक है। वेदरिंग एक्सप्लॉइट्स जॉइंट सरफेस, एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ बासल्ट है। सिमिलरली यहाँ पे वही है, जैसे यहाँ पे ये रॉक का लेयर था, ठीक है, रॉक का लेयर था, ये सन का टाइम मतलब डे का टाइम था, धीरे धीरे नाइट का टाइम हुआ तो वो एक्सपैंड किया, वो कंट्रैक्ट करता है नाइट के टाइम में ड्यू टू कूलनेस, वो कंट्रैक्ट करता है लाइक दिस। फिर सनलाइट आता है तो फिर से एक्सपैंड करता है like this। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से वो ब्रेक होगा, जॉइंट फॉर्मेशन होगा आउटर लेयर में, आउटर पार्ट में इस तरह से जॉइंट फॉर्मेशन होगा और ये ब्रेक होके ये स्मॉल हो जाएगा। पहले इतना था, अब ये स्मॉल हो जाता है। तो दीज आर प्रोसेस यू कैन राइट आइडियली फिगर वाइज। इस तरह से तुम अगर जीएसआई में लिख सकते हो देन इट विल बी वेरी गुड प्रोसेस, ठीक है। जनरली एक्सप्लेन करना और ये इस तरह से फिगर डायग्राम बनाना, जनरली यू शुड प्रीफर दिस फिगर डायग्राम इन एनी रिटन एग्जामिनेशन। तुमको लिखना नहीं है कि वहाँ पे ड्यू टू दिस वाटर एंड ड्यू टू दिस वेरिएशन इन डे और नाइट इन द प्लेसेस दिस हैपेंस, ये सब नहीं लिखना है तुमको, बस फिगर लिखना है। और एक अगर ये भी लिख दोगे ना, दिस फ्रॉस्ट वेजिंग में इतना सारा चीज मत लिख के, बस ये अगर डायग्राम में लिख दोगे वाटर रन इन द क्रैक्स, फ्रीजेस, देन पुट प्रेशर एंड देन ये क्रैक डेवलप हो गया। इट इज वेरी कॉमन इन आर्कटिक टेम्परेट रीजन एंड हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन रीजन। तुमने ये प्लेसेस के बारे में लिख दिया, तुमने ये डेफिनेशन भी यहाँ पे फिगर के थ्रू लिख दिया, तो उसके साथ और क्या बचा सकते हो, पेज। जीएसआई में पेज थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, तो इस तरह से तुम आइडियली बना सकते हो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो एक पेज में। अगेन व्हाट इज द दिस फिजिकल वेदरिंग का कुछ फंडा है। बेसिकली क्या होता है, जब लेट्स से दिस इज आवर ब्लॉक ऑफ रॉक, जब फिजिकल वेदरिंग एक्ट होता है तो यर दिस ब्लॉक डिसइंटीग्रेट होगा, तो उसका क्या होगा, योर सरफेस एरिया विल इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस एरिया था दिस इज 6 मीटर स्क्वायर, बट नाउ दिस सरफेस एरिया विल बिकम 12 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है बेसिकली, ये जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एरिया एक्सपोज होता है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया एक्सपोज होता है उस ब्लॉक का, ये एरिया एक्सपोज होता है। तो इसीलिए जो एरिया ऑफ सरफेस इट विल इंक्रीज आफ्टर डिसइंटीग्रेशन।
ठीक है, पहले ये एरिया नहीं था, देखो यहाँ पे था क्या, तो पूरा होल ब्लॉक था। जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो होल ब्लॉक तो यहाँ है, ये जो ब्लॉक है ये तो है, ये जो फेस है क्रिस्टल का ये तो है यहाँ पे जो था, लेकिन उसके साथ ये जो मैंने डार्कर ये बनाया ये एक्सपोज होता है, तो उसके वजह से योर सरफेस एरिया विल बिकम डबल। यहाँ पे देखो डबल हो गया है 6 मीटर स्क्वायर टू 12 मीटर स्क्वायर। देन क्या होता है, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग समटाइम्स इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, एंड उसके वजह से ये जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा your rate of reaction, rate of chemical reaction will increase. ठीक है, दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग रिलेशनशिप। जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, बाय द सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करता है, दिस इज ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग। यहाँ पे केमिकल लिखा हुआ है, दिस इज नॉट आइडियली ट्रू। यस, फिजिकल वेदरिंग भी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, बट फिजिकल अलोंग विद दिस केमिकल वेदरिंग, फिजिकल प्लस केमिकल, तो ये क्या, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, एंड दैट सरफेस एरिया जब इंक्रीज करता है योर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल अगेन इंक्रीज करेगा, तो योर वेदरिंग, इंटेंसिटी ऑफ वेदरिंग विल इंक्रीज। इसका सरफेस एरिया में इस तरह का केमिकल रिएक्शन कैसे इंक्रीज होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है, उस दिन मैंने बोल रहा था कि इस तरह का एक चूल्हा है, वहां पे तुम बड़ा बड़ा लकड़ी इस तरह से जलाने की कोशिश करोगे, जलना एक टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जलना मतलब फायरिंग, जो फायर बनाना, फायरिंग। तो इस तरह से बड़ा बड़ा लकड़ी यहाँ पे डालोगे ना, वो इजीली नहीं जलते, ठीक है। अगर वहां पे उसी केस में अगर मैं चंक्स ऑफ वुड्स या चंक्स ऑफ उसको यूज करूंगा, वुड पीसेस को, देन क्या होगा, इजीली आग जलेगा, ठीक है। तो दिस वुड हैज ए लेस सरफेस एरिया, जो बड़ा सा वुड है इसका सरफेस एरिया कम है। जब ये चंक्स ऑफ वुड बना देता हूं मैं, उसको ग्राइंड कर देता हूं या क्रश कर देता हूं, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, उसके वजह से केमिकल रिएक्शन और थोड़ा फास्टर होता है। इसका और एक एग्जांपल है, क्या है, हम लोग जब मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तुमको पता है इन द माइंस में हम लोग क्या करते हैं, इन द कोई भी ऐसे, लेट्स से दिस इज माइंस फेस, इस तरह का फेस है, इस तरह का फेस रहता है वहां माइंस में। लेट्स से ये फेस में मेरा आयरन है, कोल है, कुछ भी है, लेट्स से कॉपर है, कॉपर का ओर है, मालाचाइट, आजुराइट, चाल्कोपाइराइट, ये सब है यहाँ पे। तो ये ओर को क्या किया जाता है, बाय द यूज ऑफ दिस एक्सकावेटर एंड ऑल, वो क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ट्रक में डालते हैं। ट्रक में डालने के बाद वेरियस साइज होगा, कोई इतना बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई डस्ट होगा, ये सब साइज होगा। तो उसको क्या किया जाता है, ये सब को एक रेगुलर पर्टिकुलर साइज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए क्रशर यूज होता है इन द माइंस, प्राइमरी क्रशर, टर्शियरी क्रशर। पहले बड़ा सा और क्या होगा, इतना साइज का होगा, फिर और थोड़ा छोटा होगा, देन अकॉर्डिंग टू योर प्लांट रिक्वायरमेंट तुम उसको साइज को रिड्यूस करोगे। ये साइज क्यों रिड्यूस किया जाता है, फिर प्लांट में भेजा जाता है, ठीक है। इतना बड़ा रॉक्स है, वो इजीली यूज नहीं होता है प्लांट में, वो छोटा सा बस इतना चंक्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में, फाइन्स में, पाउडर में, उसका पर्टिकुलर साइज है। जैसे आयरन का 511, 513, ये सब है उनका ग्रेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ माइंस, गवर्नमेंट माइंस, प्राइवेट माइंस, उनका स्टैंडर्ड के हिसाब से वो जनरली, जैसे कोई भी प्लांट, जैसे यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बोलूँ, उड़ीसा में जो OMC का उनका स्टैंडर्ड है वो अलग है। वो जनरली जो भी माइंस प्लांट OMC उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं, वो जनरली उसी साइज प्रिफर करते हैं आयरन का। 511, 1114 है, 18 ऐसा है, 14, 40, इस तरह से उनका साइज है। ये साइज क्या है, मिलीमीटर साइज। तो ये क्या करेंगे, ये साइज में कन्वर्ट होगा, फिर ये क्या करे जाएगा, प्लांट में फीड किया जाएगा। क्यों प्लांट में फीड किया जाता है, बिकॉज जब ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, हमको इजी होता है उसका वेस्ट निकालना। जो गैंग है,
जो ओर के साथ मिल के रहता है, रॉक्स हैं जो जनरली रॉक्स हैं, गैंग है, वेस्टेज है, ओर के साथ मिल के रहते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इजी होता है। केमिकली हम लोग सेपरेट करते हैं ना, बहुत सारे केमिकल वे में सेपरेट करते हैं, जैसे सल्फाइड के लिए फ्लोटेशन है, ग्रेविटी सेटलिंग है, बहुत सारे प्रोसेस उनका भी प्रोसेस किया जाता है इन द प्लांट, उसको रिड्यूस किया जाता है टू इंक्रीज दिस सरफेस एरिया और इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन। तो दिस वे द फिजिकल वेदरिंग हैज ए मेजर इम्पैक्ट ऑन केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का भी इम्पैक्ट है केमिकल वेदरिंग। मतलब क्या है, अगर फिजिकली इस तरह से डिसइंटीग्रेट हुआ है, मटेरियल क्या हुआ है, स्मॉल स्मॉल चंक्स में बने हैं, ठीक है, चंक्स में कन्वर्ट हो गए हैं, रॉक्स में स्मॉल साइज बन गए, देन योर केमिकल वेदरिंग और थोड़ा इंटेंसिफाई होगा और थोड़ा फास्टर होगा, वहां पे एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज ए इंटैक्ट रॉक, नाउ इट इज स्मॉल, देन इट विल बिकम चंक्स ऑफ दिस डस्ट और सेडिमेंट्स। जब ये क्या होगा, और थोड़ा वेदरिंग होगा और थोड़ा स्मॉल स्मॉल सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन केमिकल वेदरिंग, मैंने बोला बेसिकली केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे है, सारे चीज याद रखना। तो वाटर केमिकल वेदरिंग रिफर्स टू द मेनली केमिकल रिएक्शन। कितना टाइम हो गया? ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल वेदरिंग, और थोड़ा डिटेल है यहाँ पे, और कुछ है और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, और थोड़ा स्लाइड नहीं बनाया। क्लाइमेट फैक्टर क्या है, बेसिकली क्लाइमेट किस तरह से चेंज होते हैं, देन क्ले मिनरल किस तरह से वेरिएशन है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है इसमें? बोलो।